बीबीसी में मैंने जॉर्ज हैरिसन को इंटरव्यू किया, मैंने मिक जैगर को इंटरव्यू किया, मैंने पीट टाउनजेंड को हू के उनको इंटरव्यू किया। मिथुन चक्रवर्ती के लिए हम 4 घंटे हमने इंतज़ार किया। ये मुंबई की बात है और अच्छा। वो किसी लड़की के साथ कमरे में बैठे हुए थे। तो जब मैं अंदर गई तो ही गेव मोनोसिलेबल आंसर, यस, नो, मे बी, इस तरह से। और एक इंटरव्यू सलमान खान के साथ, तो मैंने वो इंटरव्यू कभी नहीं लगाया। वो भी बुरे लगेंगे और हम भी बुरे लगेंगे इंटरव्यू करते हुए, इसलिए कि उसमें वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। पर एक दिन लगा दूंगी मैं, आई थिंक आई शुड डू इट। अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड विद द बहजत प्रोग्राम का नाम, और मेरा नाम बहजत जिलानी। एक और शख्सियत, एक और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी बात का कराना जा रही हूँ, मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्कों में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ हैं, सामने पहले तो रिमझिम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुषमा जी। नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते जी। जी। रिमझिम वो रेडियो है जहाँ पर जब मैंने जापान में रेडियो जापान से अपने सफ़र को ख़त्म किया, तो उसके बाद वैंकूवर कनाडा आकर सुषमा जी के साथ सुषमा जी ने मेरा हाथ थामा और मैं रेडियो रिमझिम का एक हिस्सा बनी रही। तकरीबन 5 साल मैंने काम किया सुषमा जी के साथ। आगाज़ किया आपने केन्या से, उसके बाद फिर आप भारत गईं, फिर बर्तानिया, फिर अब वैंकूवर में। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि कब ये इस बात का ख़्याल आया, किस जगह पर रहते हुए, कि आपको मीडिया जॉइन करना चाहिए? आई डोंट थिंक बहजत कि मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं मीडिया जॉइन करूँगी। इतना ज़रूर था कि बचपन से मुझे फ़िल्मों का, गीत संगीत का बड़ा शौक़ था और हमें हमारे वालिदैन ना फ़िल्म देखने देते थे, हाँ, म्यूज़िक सुनने देते थे, तो वो हम सुनते थे और फ़िल्में देखने की हमें इजाज़त नहीं थी। तो जिस चीज़ की इजाज़त न हो, जो माँ-बाप कहें नहीं करना, तो वो तो हमने करना ही है ना। तो तो इस तरह की कुछ तबीयत पाई है मैंने। तो पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा मुझे शौक़ था नहीं। तो वालिदैन ने एक दिन कहा कि ये ए स्टैंडर्ड से बी में जा रही है, बी से सी में जा रही है, इसका क्या बनेगा? तो हमारे स्कूल में मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ती थी, व्हिच वाज़ इन नैरोबी। तो वहाँ पे स्वामी दयानंद जी द्वारा स्टार्ट किया गया ये स्कूल था। आई मीन उनकी टीचिंग्स पे। आपको शायद स्वामी दयानंद जी के बारे में न मालूम हो, हमारे बहुत से देखने सुनने वालों को न मालूम हो। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने एक नया धर्म शुरू किया और धर्म नहीं, वे ऑफ लाइफ, आर्य समाज। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला है, भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। सो हम जब पूजते हैं किसी को तो वो एक ऐसी शक्ति को पूजते हैं जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। सो आर्य समाजी मंदिर में बैठ के पूजा नहीं करते। तो वो जो पूजा वगैरह करते भी हैं तो वो मेडिटेशन करके करते हैं। सो हवन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारे स्कूल में रोज़ाना हवन होता था और रोज़ाना इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो उनके जन्मदिन पे एक ज़बरदस्त प्ले लिखा गया जो कि कीनिया ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्ट करना था। अब बहुत लंबी बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे उस प्ले में कोई नहीं दिया गया हिस्सा। हालाँकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझती थी। लेकिन अच्छा। मुझे कुछ मिला नहीं उसमें। तो मैं बड़ी उदास थी, तो मेरे डैडी के दोस्त थे स्कूल के प्रिंसिपल, तो उन्होंने उनसे कहा कि भई इसको एक आध लाइन दे दो ना। तो उन्होंने मुझे एक लाइन दी, जो कि स्वामी दयानंद के बचपन की लाइन है। वो छोटे बच्चे थे और वो मंदिर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि खाना-वाना रखा हुआ है मूर्ति के सामने और लड्डू पड़े हैं एंड ऑल दैट। तो एक चूहा आके लड्डू खा लेता है। तो वो स्वामी दयानंद बड़े परेशान होते हैं, वो भी बच्चे होते हैं, कि एक चूहा आके लड्डू खा गया और भगवान ने कुछ नहीं किया। तो वो लाइन मेरी थी, देखो वो चूहा लड्डू खा रहा है। तो भई मैंने सारी रात उस लाइन को याद किया, उसको अलग-अलग अंदाज़ से कहा क्योंकि एक्टिंग में मुझे बड़ा शौक था। देखो, वो चूहा लड्डू खा रहा है, देखो वो चूहा लड्डू खा रहा है। इस तरह से कर के जब दूसरे दिन हम कीनिया ब्रॉडकास्टिंग में गए तो बड़ा-सा स्टूडियो, हम कोई 10 साल के होंगे
और स्टूडियो कितना बड़ा लग रहा था, माइक्रोफ़ोन इतने बड़े-बड़े लग रहे थे, रील टू रील इतनी बड़ी, तो उन्होंने हमें बिठा दिया। तो मैं तो चकाचौंध से सब जगह देख रही थी। तो जब मेरी लाइन आई, मेरी बारी आई, तो मैंने गलती कर दी। तो ठीक नहीं बोला, तो जो अक्रॉस द रूम था, उन्होंने क्यूबिकल में इंजीनियर ने कहा कि लाइन दोबारा बोलो। तो मैंने 2-3 बार दोबारा बोल दी। तो मैं बड़ी मायूस होके मुँह लटकाए हुए घर वापस आ गई। तो वालिदैन बड़े दुखी हुए कि इसका तो कुछ नहीं बनने वाला, तो लेकिन जब हफ्ते के बाद वो प्ले आया, तो उसमें मेरी लाइन बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने सोचा, हाँ, देखे ना जी, मशीनों का कमाल। मैंने कहा ये तो जादुई दुनिया है, इसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए। ये गलतियाँ करो और इरेज़ कर दो। सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू बी अ ब्रॉडकास्टर, बट इट टूक अनदर 10 इयर्स बिफोर आई वेंट टू इंग्लैंड। वहाँ पे बीबीसी में मुझे काम मिला, और वो भी एज़ अ टाइपिस्ट, और वो भी एक लंबी-चौड़ी कहानी है, वो बाद में कभी बताएँगे आपको। तो इस तरह से अच्छा। शौक पैदा हुआ। आपने ये नहीं सोचा कि कैसे हो किसी वक़्त ऐसा भी हो कि हम ज़िंदगी में की गई गलतियों को भी इरेज़ कर सकें? मैं वही तो सोच रही थी कि मैं जो भी कहूँगी इरेज़ कर सकती हूँ। वो होता नहीं है ना। लेकिन सुषमा जी, बीबीसी में आप कहती हैं कि आपने टाइपिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन वहाँ तो आपने बड़ी-बड़ी शख्सियात से इंटरव्यूज़ भी किए थे। तो उन सब से भी इंटरव्यू किए, तो ये टाइपिस्ट होना और फिर उसके साथ इंटरव्यूज़ करना, ये किस तरह? ज़रा ये तो बताना पड़ेगा ना? या एक्चुअली हाँ, इसकी भी कहानी है। सो अम, एज़ अ टाइपिस्ट तो भी गलती से हायर कर ली गई, क्योंकि हिंदी सेक्शन को टाइपिस्ट की ज़रूरत थी, हिंदी टाइपिस्ट की। और मैंने जाके एप्लीकेशन जब दिया, तो उसमें मैंने ज़बानें अपनी लिखी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, स्वाहिली वाला। तो उन्होंने तो मैंने गलती से अपनी जो टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश की जगह हिंदी में लिख दी। तो वो ढूँढ रहे थे हिंदी टाइपिस्ट को बट 2 साल से। तो उन जब उनके पास वो एप्लीकेशन आई, तो विदिन अ वीक मुझे चिट्ठी आ गई कि आप एक इंटरव्यू के लिए आइए। तो इंटरव्यू के लिए जब मैं गई, तो बड़ा ही अजीबो-गरीब इंटरव्यू था वो। वो बात कर रहे हैं हिंदी टाइपिंग की, मैं बात कर रही हूँ अंग्रेज़ी टाइपराइटर की। एक बुढ़िया मुझे इंटरव्यू कर रही है एचआर डिपार्टमेंट से, उसका नाम आज भी मुझे याद है, मिस गेमर। तो मिस गेमर मुझसे पूछती है कि आई अंडरस्टैंड दैट दे डोंट हैव अ स्टैंडर्ड टाइपराइटर। तो मैंने सोचा कि ये सोच रही है कि जहाँ से मैं पढ़ के आई हूँ टाइपिंग, वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइपराइटर नहीं है। मैंने कहा, "नो, नो, नो, आई हैव लर्न्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक टाइपराइटर एज़ वेल।" तो "नो, नो, नो।" तो उसने कहा कि आई डिडन्ट नो दे मेड इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। तो उसका मतलब ये था कि आई डोंट नो हिंदी मेक्स इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैं कहाँ मैं आ गई हूँ। तो मैंने मेरे जो फ्यूचर बॉस थे, चार्ल्स मैक्लेलन, उनकी तरफ देखा, तो वो हाँ, समझ गए कि दोनों सेम वेवलेंथ पे नहीं हैं। अलग-अलग पेजेज़ पे हैं। उन्होंने कहा, "वुड यू ठीक लाइक है। टू हैव अ लुक एट द टाइपराइटर?" मैंने कहा, "श्योर, दिखा दीजिए हमें टाइपराइटर आप, कैसा होगा टाइपराइटर?" तो जब देखा, तो मेरे होशो-हवास गायब। ये तो हिंदी का टाइपराइटर मुझे तो आता नहीं है। पर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे नहीं आता? आई मीन मैंने नहीं कह अंडरस्टूड। सकती। नहीं कह सुषमा सकती। दत्त नहीं कह सकती। मैंने कागज़ डाला, ये मुझे मालूम है, नहीं का लफ्ज़ नहीं है। कागज़ डाला, टाइप किया कुछ, तो मैंने अच्छा, कहा कि ये तो बहुत मुख्तलिफ है। तो अच्छा। उसने उसकी बात मुझे याद आई कि उसने कहा था कि हिंदी के स्टैंडर्ड टाइपराइटर नहीं होते। मैंने कहा कि दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव टाइप्ड आउट। तो वो बड़ी मायूस हुई, उसने कहा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू? मैंने कहा, ओह! 2 वीक्स, 2 वीक्स। हियर यू गो। तो उसने कहा 2 कि हफ्ते चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मैंने सोचा कि ये मैंने जल्दबाज़ी में कह दिया है, और उनको पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता। सो उन्होंने कहा कि थैंक यू, वी विल गेट इन टच विद यू। तो मैंने कहा कि ये तो गया, ये तो काम नहीं मुझे मिलने वाला। तो उन्होंने जाके हिंदी सेक्शन के पुरुषोत्तम पाहवा साहब को बताया, जो कि ही वाज़ डाइंग टू हैव अ टाइपिस्ट हू वुड टाइप हिज़ न्यूज़। तो कहते हैं कि उसको हिंदी आती है? हाँ, लिखा तो है कि शी इज़ अ महाविदुषी इन हिंदी। तो उन्होंने कहा कि हुँ। उम्र क्या होगी उसकी? उन्होंने कहा कि 20 साल की होगी कोई, 19-20 साल की। तो उन्होंने कहा कि बुलाओ उसको दोबारा, मैं उसको इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि अगर उसको हिंदी अच्छी आती है, तो देन मे बी शी विल बी एबल टू लर्न ऑन आवर टाइपराइटर। तो हियर यू गो, या। हफ्ते में मुझे एक और चिट्ठी आ गई।
तो मैं जब पहुँची तो उन्होंने मुझे हिंदी का टेस्ट दिया। उन्होंने कहा लिखिए किम कर्तव्य विमूढ़। तो बड़ा ओह! आसान वर्ड है, मेरे वास्ते तो बड़ा आसान था। मैंने लिख दिया किम अच्छा, कर्तव्य विमूढ़। तो उन्होंने 3-4 और इस तरह के लफ्ज़ लिखवाए, कुछ ज़ से ज़रूर लिखवाया, ज़रूरत लिखवा इस तरह के कुछ अल्फ़ाज़ लिखवाए। अच्छा, मैंने लिख दिए। तो वो कह रहे आप बैठिए 1 मिनट मैं अभी आता हूँ। तो वो गए बॉस के पास, उन्होंने कहा कि रख लो इसको, इसको सिखाएँगे हम। अरे उम्र इसकी छोटी है, इसने कहीं कोई काम नहीं किया है, हम इसको जल्दी तराशेंगे। तो उन्होंने आह! कहा ठीक है, हम 6 महीने के इसको देते हैं काम, तो लेट्स जस्ट सी। तो इस तरह से मुझे वहाँ काम मिला और चार्ल्स मैक्लेलन तो उसके बाद डीजी बन गए बीबीसी के, बीबीसी डायरेक्टर जनरल बने। उनकी जगह पे जो आए वो थे मार्क टली, जो आजकल ओह! दिल्ली में रहते हैं। तो बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। बीबीसी के रेफ़रेंस से मार्क टेली का बड़ा नाम है। हमने बहुत सुना जी, जी, जब हम पाकिस्तान में थे उस वक़्त, बहुत राइट, नाम सुना जाता था। आई थिंक पाकिस्तान, हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए ये नाम बिल्कुल नया नहीं है। बहुत बिल्कुल, जाना-पहचाना नाम है। सही कहा आपने। बिल्कुल। तो उन्होंने हुँ, देखा कि मुझे शौक है उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठी रहती हो, टाइप करने के बाद उनकी न्यूज़ तुम बैठ जाती हो यहाँ पे, तुम जाके वहाँ देखो वो किस तरह से बोलते हैं। एंड देन ही कन्विंस्ड मी कि अगर मुझे शौक है ब्रॉडकास्टिंग का, तो मुझे बैठ के सुनना चाहिए वो किस तरह से बोलते हैं। तो देन जी। ऑल द प्रोड्यूसर्स जो 7 प्रोड्यूसर मेरे साथ थे, पुरुषोत्तम पाफा, गौरी शंकर जोशी, रत्नाकर भारती, हिमांशु कुमार भादुड़ी, गोपाल भनोट, ओंकार श्रीवास्तव, इन सब ने ये सब मेरे मेंटोर्स थे। आले हसन साहब, अच्छा। आई मीन इट वाज़ जस्ट अमेज़िंग टू वर्क विद दोज़ पीपल। उन दिनों मैंने बीबीसी में 1967 में अपना पहला प्रोग्राम किया उनके साथ। 67 से लेके 72 तक मैं उनके साथ रही। अच्छा, ये उषा जोशी वही हैं जिनसे हम भी खबरें करवाया करते थे? तो वो एग्ज़ैक्टली हाँ जी, तो गौरी शंकर जोशी मैंने उनकी बड़ी खबरें रिकॉर्ड की हैं, टेलीफ़ोन के ऊपर। जी, वो गौरी शंकर जोशी की बीवी थी। तो अच्छा। गौरीशंकर जोशी जब उनका इंतकाल हो गया तो उषा जोशी ने फिर ले ली खबरें और वो करती रही हमारे साथ जब तक कि उनका इंतकाल नहीं हुआ है। सुनिए जी, कितने लोगों से आपने बात की, फनकारों से सियासतदानों से, लीडरों से, किसी के कोई ऐसा एक इंटरव्यू जो आपको बहुत पसंद आया हो या जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, याद रह जाने वाला? बहुत, बहुत से इंटरव्यू हैं बहजत जब आप हज़ारों लोगों से बात करते हैं, लिटरली हज़ारों लोगों से। लाइक जी, मेरे 58 इयर्स के इस दौर में बीबीसी में मैंने जॉर्ज हैरिसन को इंटरव्यू किया, मैंने मिक जैगर को इंटरव्यू किया, मैंने पीट टाउनज़ेंड को हू के उनको इंटरव्यू किया। जिमी हेंड्रिक्स से मुलाकात नहीं हो पाई बिकॉज़ उनको मैंने पकड़ा था किसी एक एल्बम के कवर पे उन्होंने हमारे भगवानों की तस्वीरें डाली हुई थी। तो उस सिलसिले में उनके साथ मारा-मारी करने के लिए मैं गई थी। तो इंटरव्यू नहीं हो पाया उनसे। लेकिन क्लिफ रिचर्ड्स उस ज़माने के जितने भी कलाकार थे, उनसे उनके गाने हम बजाते थे, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। फिर वहाँ से जब शादी हो के कनाडा में आई, तो कनाडा में भी आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैंकूवर में आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट अ रेडियो प्रोग्राम अपने लोगों के लिए। मैं उस वक़्त के सामीन के बारे में बताएँ, किस तरह कम्युनिटी के दिल जीते? क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कि जब आपने रिमझिम मैंने तो आपके रेडियो रिमझिम में काम किया और उस वक़्त तो और रेडियो रिमझिम जो था, वो एक स्पेशल रेडियो था जो कि लोग जी। खरीदते थे। किस तरह से फिर शुरू हुआ? रिमझिम का सफ़र कैसे ये बताइए? जब मैं पहले यहाँ आई बहजत 72 में और सीजेवीबी के साथ काम करना शुरू किया तो मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है, लेकिन मेरी ब्रॉडकास्टिंग की ज़बान हिंदी रही है। सो प्रोग्राम सारे हिंदी में होते थे, गाने सारे हिंदी के होते थे। पॉपुलेशन 90% पंजाबी थी, तो वो अक्सर खफ़ा होते थे कि आप पंजाबी में प्रोग्राम क्यों नहीं करती? तो मैं उनसे कहती थी कि पंजाबी में उस ज़माने में इतने ज़्यादा गाने होते नहीं थे और अगर होते भी थे, तो मैं सोचती थी कि इस काबिल नहीं है कि हम उनको रेडियो पे बजा सकें। तो हाँ, तो मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम मिलता था रोज़, लाइक 5 दिन हो गए, हर रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम करना। तो मैं काफ़ी तंग आ जाती थी कि 1 घंटे के प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं? गाने सुनाएँ हम लोग, फ़रमाइश करें, हम उनके गाने बजा दें।
बात ख़त्म होगी, कभी किसी से ना बात की, ना कम्युनिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करें। तो ये जो सारी चीज़ें जो बीबीसी में आप सीख के आए हैं, बीबीसी में 5 मिनट का प्रोग्राम करती थी जो 15 मिनट का हो गया था। यहाँ पे 1 घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ़ गाने ही बजाते रहे एंड आई डिडन्ट लाइक दैट। तो मैंने 6 साल उनके साथ काम किया और उसके बाद मैंने उसको छोड़ के मैं टेलीविज़न पे चली गई और टेलीविज़न पे मल्टीकल्चरल चैनल जो 1979 में शुरू किया, वो मैंने और 7 और लोगों ने एक साथ मिल के वो प्रोग्राम शुरू किया। तो उसकी शुरुआत जब मैंने की और रेडियो छोड़ा, तो रेडियो इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं छोड़ रही हूँ उसको, इसलिए छोड़ा कि मैं इतना सारा पैसा कमा सकूँ कि मैं अपना स्टेशन खोल सकूँ ताकि मेरी कम्युनिटी के लिए 24/7 प्रोग्राम हो। जैसे अंग्रेज़ी में प्रोग्राम होते हैं, दिन के हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपको कंट्री म्यूज़िक सुनना है, टॉप 40 सुनना है, ओल्ड गाने सुनने हैं, सॉफ्ट गाने सुनने हैं, तो अलग-अलग रेडियो स्टेशंस बने हैं। हमारे वास्ते क्यों अलग-अलग स्टेशन नहीं हैं? तो वो आज भी मेरे दिल को वो चुभता है कि अगर एथनिक्स ने अपना स्टेशन शुरू करना है तो हम काफ़ी भाषाओं में करें। एंड दुरुस्त। आई थिंक दैट्स द हाइट ऑफ रेसिज़्म इन दिस कंट्री। उसकी बात आगे चल के फिर कभी फिर कभी। लेकिन सुषमा जी, रिमझिम पे मुझे याद है कि जब हम आप और के साथ जो मेरे प्रोग्राम करने का इत्तेफ़ाक हुआ करता था, रोज़ हम प्रोग्राम जो करते थे गपशप, तो उसमें वाज़ेह तौर पर 3 ज़ुबानें इस्तेमाल होती थीं क्योंकि जो नई नस्ल थी, वो या आपसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करती थी। दैट्स जो राइट। ज़रा पुराने लोग थे, ज़रा जी, ज़्यादा उम्र के लोग थे, वो पंजाबी बोलते थे जी, और बीच की जो हमारे जैसी उस वक़्त के लोग, हमारे हम-उम्र लोग थे, जी, वो हिंदी में बात करते थे। ये जी। तो मुझे बिल्कुल याद है, तो उस वक़्त भी तीनों ज़ुबानें तो होती थीं उसमें भी। रिमझिम और टेलीविज़न पे भी तीनों ज़बानें होती थी। जी, मैंने जी हमेशा बिल्कुल। क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये ज़बानें बोल सकती हूँ। पंजाबी बोल सकती थी, उनकी पंजाबी शायद मुझे नहीं आती थी, मैंने धीरे-धीरे सीख ली। लेकिन जो संगीत है, म्यूज़िक है, मौसीकी है, उसकी तो कोई ज़बान नहीं होती। वो तो हर हर कोई उसको समझ सकता है, सीख सकता है और एप्रिशिएट कर सकता है। तो मेरा अपने से ये वादा था कि अगर मैं दोबारा रेडियो पे आई, तो मैं तभी आऊँगी कि जब मेरी कम्युनिटी के लिए मैं 24 घंटे का प्रोग्राम कर सकूँ जिसमें धार्मिक गीत भी हों, धार्मिक बातें भी हों, मौसीकी हो, बातचीत हो, लेकिन इतनी भी बातचीत ना हो कि हम वर्बल डायरिया हमको हो जाए। लेकिन हम ढंग की बातें करें, कम्युनिटी में क्या हो रहा है उसकी बातें करें। डोंट फॉरगेट कि उस ज़माने में हमारी अपनी कम्युनिटी में बहुत सी औरतों को मारा गया था। आई मीन जो नई-नई ब्याहियाँ आई हैं या वो कुछ काम करना चाहती थीं, देयर वर लॉट ऑफ डेथ्स, कोई अबाउट 30 डेथ्स जो जो मुझे याद है और दिल दहलाने वाली। सो आई वाज़ वेरी पैशनेट अबाउट सीनियर्स केसेस, वुमेन्स एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो टेलीविज़न का प्रोग्राम है उसको भी मैंने कुछ इसी तरह से ढाला। तो वो प्रोग्राम के साथ-साथ मैंने 1987 में मुझे मौका मिला रिमझिम शुरू करने का और वो भी एट अ सब कैरियर क्योंकि अगर आपने एएम या एफएम पे एप्लीकेशन देनी है तो उसका मिनिमम कॉस्ट starting from looking for the land or the frequency to making an application and then winning the application is about $500,000 तो तो वो मेरे पास नहीं थे। तो एक दोस्त मुझे मिले हमारे ग्रीक प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि एफएम में जो सब कैरियर फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनको हम लेके उनको एम्प्लीफाई करके उस पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे सीजेजेआर नया रेडियो स्टेशन खुला था 1986 में। तो हार्वी गोल्ड उसके मैनेजर थे, तो वो अच्छे दोस्त थे। तो मैंने हार्वी से मुलाकात की, उनसे कहा कि आप मुझे और पीटर को जो कि ग्रीक प्रोड्यूसर था, आप एक-एक फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम दे सकते हैं, आपको वो उसके महीने के पैसे देने पड़ेंगे। हमने कहा देंगे, हम देंगे, पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि एप्लीकेशन आपको करनी होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक है, वो हम कर लेंगे। तो पैटरसन ग्रुप का ये रेडियो स्टेशन है, जिस पे आज भी हमारा प्रोग्राम चलता है। तो उन्होंने एप्लीकेशन सीआरटीसी को की और उनको इजाज़त थी कि उस
चैनल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज़ इट वाज़ सो लो कि आप रेगुलर रेडियो पे नहीं सुन सकते, उसके लिए आपको एम्प्लीफाइड रेडियो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो इस तरह से 1987 में मैंने उस फ्रीक्वेंसी पे 92 किलोहर्ट्ज़ पे, जो कि आप भी बोला करती थी, इस समय आप रेडियो रेडियो सुन रही हैं, 92 रेडियो किलो रेडियो वो मैंने यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में आपकी बात काटी गई जब जब आती थी, तो कई दिनों तक कई दफ़ा बीच में कह जाती थी ये वॉइस ऑफ अमेरिका की बजाय कि रेडियो रिमझिम से बेहद आश्रय खिदमत है। तो 92 किलोहर्ट्ज़ पे। 92 किलोहर्ट्ज़ पर बिल्कुल। 79 पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान मैंने शुरू किया, रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का। और मुझे याद है कि उस वक़्त जब मैं टीवी की कोई रिपोर्ट पढ़ती थी, तो उनके पास वो दू 2 मतलब टेलीप्रॉम्प्टर। एक ही कैमरा होता था, एक ही जी। कैमरा होता था, तो वो एडिट नहीं कर सकते थे। तो अगर राइट। मैं आखिर में जाके 15 मिनट के आखिर में बुलेटिन में जाके अगर कोई चीज़ मैं फंबल कर गई, तो वो कहते थे शुरू से, दोबारा, फ्रॉम द दोबारा। बिगिनिंग। हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हाँ। ये सारी चीज़ें थी, तो इस ये सारी जो मुश्किलें थी और वो सारा कुछ था, लेकिन रेडियो रिमझिम मुझे याद है कि हम बहुत ही स्मूथ एक चीज़ थी जो कि चलती जाती थी। ख़ैर उस वक़्त तो बाद में जब मेरे ही ज़माने में वहाँ पे कंप्यूटर भी आ गया था और आप मुझे याद है कि कंप्यूटर आज भी एप्पल कंप्यूटर इस्तेमाल करती हैं सुषमा जी? बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ कुछ वही है। वैसे तो बिल्कुल, आई थिंक आसान मेरे वास्ते इसलिए था क्योंकि आई वाज़ ऑल्सो स्टूडियो मैनेजर एट द बीबीसी। मैंने अच्छा, उसकी, हाँ, वो 1.5 साल तक मैंने उसकी ट्रेनिंग ली थी और ओके, एज़ अ स्टूडियो मैनेजर मैं बीबीसी से निकली थी। तो मुझे तकनीकी चीज़ों में शौक भी था और मैंने रिमझिम का जो पहले स्टूडियो जो सेट किया था हमने हेस्टिंग्स स्ट्रीट पे, मैंने खुद किया था। सारा अच्छा, बोर्ड मैंने खुद लगाया था, सारे केबल्स मैंने खुद लगाए थे। तो केबल्स का किस तरह से कौन से माइक्रोफ़ोन चाहिए, उन सब का मुझे थोड़ा-सा ज्ञान था। तो उस वजह से हमारे वास्ते ज़रा आसान हो गया था कि रेडियो रिमझिम अगर मैं शुरू करूँ तो मेरे वास्ते मुश्किल नहीं था कि 4 स्टूडियो अगर मैंने बनाने हैं तो मैं बना सकती हूँ। तो बिल्कुल, वो मैंने किए। आपने बात की कि आपने इंदिरा गांधी का नाम लिया। मैं उनको तब नहीं मिली जब मैं बीबीसी में थी। मैं उनको अच्छा, तब मिली जब मैं वैंकूवर में आई और मैं पे टेलीविज़न के साथ काम करती थी। तब हम गए थे भारत उनसे इंटरव्यू करने के लिए एंड दैट वाज़ वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय लाइफ बिकॉज़ इट चेंज्ड माय लाइफ इन सो मेनी वेज़ इन द सेंस अच्छा, कि उनका इंटरव्यू जब मैं यहाँ लेके आई, तो खालिस्तानी तबका जो यहाँ का था बहुत बढ़ा हुआ था और उनको ये बहुत बुरा लगा कि मैंने इंदिरा गांधी के साथ इंटरव्यू किया है और उनका इंटरव्यू यहाँ अप्रैल मैंने इंटरव्यू मार्च में किया, अप्रैल मई में उनका इंटरव्यू लगाया गया, जून में उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया, अक्टूबर को अ, उनको मार दिया गया। सो आई गॉट इनटू अ वेरी डिफिकल्ट पोज़ीशन जहाँ पे आई वाज़ ऑन अ हिट लिस्ट। खालिस्तान के रेफ़रेंस से जब बात होती थी, तो हमारे यहाँ से यानी रेडियो रिमझिम से भी जो प्रोग्राम करने आते थे, बहुत कट्टर मौक़िफ़ रखने वाले लोग नहीं, जो लाइटर जी, स्टैंड्स रखने वाले लोग थे, वो जी, करने के लिए प्रोग्राम आते थे। और उस वक़्त भी मुझे याद है मेरे सामने-सामने की बात है जब हम वहाँ पे थे और एक दिन स्टूडियो में मैं और शब्बीर आपके साथ थे, शाम को जी, जब हमारा घेराव भी हुआ था। जी। आई रिमेंबर दैट। तो और मुझे 1000 ये भी 1000 याद है लोग थे, 1000 हाँ, लोग थे बाहर। बाहर 1000 लोग थे और मुझे ये याद है कि आपने उस वक़्त भी आपके पास कैमरा था और आप ऊपर खिड़कियों से उस क्राउड की तस्वीर बना रही थी। मुझे ये ब पता है क्योंकि आपने उसको बाद में टीवी पे चलाना था और या मुझे और शब्बीर को आपने पिछले दरवाज़े से कहा था कि तुम जाओ निकलो यहाँ से, मैं ठीक हूँ और हम लोग जाना नहीं चाहते थे बट यू इंसिस्टेड कि नहीं तुम लोग जाओ। नहीं तो मैंने ये हमने सारी अपने चीज़ें अपनी आँखों से देखी हुई हैं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, अपने जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स के जितने भी लोग थे, उन सबको कहा था कि आप यहाँ पे मत रहें। चले जाएँ। 7 बजे प्रोग्राम हमारा शुरू होना है, 7 बजे से पहले आपको जाना होगा और जो लोग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, उनको भी पीछे के दरवाज़े से अंदर लेकर आई थी मैं और बाहर वो धमाका होता रहा 1 घंटा पूरा, चलता रहा उनका। तो ये सब कुछ अ, आज भी चल रहा है बहजत, आज भी चल रहा है। ये जो स्पाइस रेडियो और आरजे 1200 मैंने बेचा है, अ, वो इसलिए बेचा है कि उसको मैं घाटे में नहीं चला सकती और अगर हमें सपोर्ट करने वाली हमारी कम्युनिटी ही नहीं है, तो हम अकेले खड़े होके
कब तक खड़े रहेंगे, कब तक कर्ज़े में डूबे रहेंगे। सो आई हैड टू टेक अ स्टैंड एंड से कि नहीं, इनफ इज़ इनफ एंड आई एम नॉट गोना डू इट। हाँ, मेरा अपना बच्चा रिमझिम तो है ना, हाँ ये जी, तो चल। बिल्कुल। इसी तरह स्पाइस रेडियो भी तो आपने उसके साथ ही शुरू किया था ना जी, सुषमा जी? तो जी, वो इसलिए जब शुरू किया, वो 1200 एएम पे था। ये अच्छा, इसके लिए आपको रेडियो खरीदना पड़ता है, वो ऑफ द एयर था। तो आप गाड़ी में उसको सुन अच्छा, सकते हैं, घर में सुन सकते हैं, कहीं पर भी सुन सकते हैं, बिकॉज़ इट वाज़ ऑन 1200 एएम एंड इट वाज़ अ रेगुलर रेडियो। उसके लिए भी सीआरटीसी ने हमें बहुत तकलीफ़ दी, बट एनीवे हो गया। ज़िंदगी में इस तरह के मकाम आते हैं ताकि आप आने वाली ज़िंदगी या अगले जन्म के लिए कुछ सीखें। तो मैं सीखती रहती हूँ हमेशा। नहीं, वो तो सुषमा जी बहुत चीज़ें मुझे याद है मुझे वो जो पुलिस वाली पुलिस अफ़सर आया करती थी जो आपकी को की बहुत जानने वाली थी और दोस्त भी थी और बहुत दिनों तक बहुत अक्सर हमारे यहाँ रिमझिम में जो मतलब थ्रेट आती थी, उसमें वो डॉग्स भी आते थे, स्निफिंग जी, डॉग्स जो होते हैं, वो जी। लेके आती थी और उसके साथ मुझे याद है और मुझे उनकी प्लीडिंग याद है जो वो आपके साथ करती थी कि प्लीज़ आपके ऊपर बहुत थ्रेट है, आप ये वेस्ट पहन लो और या आप हमेशा उससे इनकार करती थी। हम जी। आपको कहते थे कि सुषमा जी रिमझिम लिखवाए हुए अपनी गाड़ी के ऊपर आपके रिमझिम लिखा हुआ है, इस गाड़ी में आप ना जाएँ। लेकिन सलाम आपकी बहादुरी को और क्या कहें? नहीं, नहीं, कभी-कभार मैं सोचती हूँ हाउ स्टूपिड आई वाज़, कि अगर कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? बट आई आई ऑलवेज़ फेल्ट कि जो इस समय हम कर रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं, दैट्स द राइट टाइम फॉर अस टू टॉक अबाउट इट। जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, इस वक़्त की बात है। उस वक़्त जो भी हमने किया, वो उस वक़्त की वो बात, उस वक़्त की बात थी। और वो उस और वक़्त किसी ठीक थी। किसी स्टार से आपने बॉलीवुड के किसी स्टार से कोई ऐसा इंटरव्यू जिसमें कोई बड़ी यादगार मज़े की चीज़ हो, तो सुनने वालों को बताएँ, देखने वालों को बताएँ? अम, आई थिंक इंटरव्यूज़ करने में बहुत से कलाकार हैं जिनके साथ नोक-झोंक मैं करती रहती थी। लेकिन मेरा स्टाइल ये था कि उनको, अब भी जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो वुमेन इन फोकस जब करती हूँ तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिसको भी इंटरव्यू करूँ उसकी अच्छाइयाँ, उसके बारे में अच्छी बातें की जाएँ। दुरुस्त। हाँ, जो फ़िल्म स्टार्स के साथ जो इंटरव्यू होते थे उनमें थोड़ी-सी नोक-झोंक हो जाती थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिथुन चक्रवर्ती एक कलाकार है जिनका इंटरव्यू बिल्कुल, बिल्कुल। है अच्छा, इस समय हमारे आईटीएमबी शोज़ में। अगर आप अच्छा। उस इंटरव्यू को देखो, उसके 9 मिलियन व्यूज़ हैं उसके। व्यूज़ हो चुके हैं, अच्छा, अच्छा। हाँ, 9 मिलियन, राइट? अपने वक़्त का बड़ा नाम है जी, मिथुन हाँ, साहब का। मिथुन इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, बिल्कुल। अ, सो मिथुन चक्रवर्ती के लिए हम 4 घंटे हमने इंतज़ार किया। ये मुंबई की बात है, और अच्छा, वो किसी लड़की के साथ कमरे में बैठे हुए थे। तो अब मैं सोचूँ कि मुझे उस वक़्त मैंने 2-1 इंटरव्यू ना किए थे क्योंकि आई वांटेड टू डू मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे वैंकूवर में, उनका काफ़ी बोलबाला था, लोग बहुत पसंद करते थे एंड आई वांटेड टू इंटरव्यू हिम। तो जब मैं अंदर गई तो ही ही गेव मोनोसिलेबल आंसर, येस, नो, मेबी, इस तरह से। तो मुझे अच्छा अच्छा। नहीं लगा। मैंने उसको उस इंटरव्यू में मैंने उसको तीखे-तीखे तीखे-तीखे सवाल पूछे। और अगर आप उनके कमेंट्स भी पढ़ें तो कई लोगों ने बहुत गालियाँ दी हैं मुझे, क्योंकि वो उनके फ़ेवरेट स्टार थे और मैं उनसे पूछ रही थी थिंग्स लाइक कि आप शादीशुदा हैं फिर भी लड़कियों के साथ लड़कियों की तरफ देखते हैं। ये इस तरह के सवाल मैंने उनसे किए थे व्हिच आई थॉट वाज़न्ट वेरी नाइस। क्या मुझे क्या उससे? वो देखे जिस लड़की को उसको उसको देखना है। बट आई डिड आस्क हिम दोज़ क्वेश्चन्स, सो दैट आई थॉट वाज़न्ट वेरी कोशर ऑन माय पार्ट, कि मैं अपने आप को समझती हूँ कि एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। और एक इंटरव्यू सलमान खान के साथ, जो, सलमान खान के साथ। हाँ, वो इंटरव्यू मैंने लगाया नहीं कभी भी। इसलिए अच्छा, कि उसमें वो बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो मैंने वो इंटरव्यू कभी नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि अ, वो भी उनको भी वो भी बुरे लगेंगे और हम भी बुरे लगेंगे इंटरव्यू करते हुए। पर एक दिन लगा दूँगी मैं, आई थिंक आई शुड डू इट। आप समझती हैं क्योंकि मीडिया तो बहुत बाद में मेरे होते-होते काफ़ी हमारा कम्युनिटी में मीडिया शुरू हो गया था, कम्युनिटी मीडिया जो था एथनिक जिसको आप कहते हैं। तो क्या इम्पैक्ट आपने देखा कि किस तरह से कम्युनिटी में इसका क्या असर रहा? शुरू तो आपने किया, लेकिन बाद में आने वाले मीडिया ने उस पर किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ा, वहीं पे ठहरा रहा, पीछे चला गया, क्या हुआ? मेरी नज़र में आई थिंक कि हम सब लोग
अब देखिए आपके और मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। एक ज़माना था काले बाल हुआ करते थे, तो वो आज एग्ज़ैक्टली 30 साल पहले का ज़माना था, 20 साल पहले का ज़माना था। बिल्कुल। तो ज़माने के साथ-साथ इंसान भी बदलते हैं, हमारी सोच भी बदलती है, हमारा टेस्ट भी बदलता है और मैं समझती हूँ कि मैंने ज़माने के साथ-साथ अपने प्रोग्रामों को बदलने की कोशिश की है। बीच में बच्चों को लाने की कोशिश की है। जब हमने 1200 एएम शुरू किया, तो सुधीर ने बताया मुझे कि और भी तो स्टेशन चलते हैं जो लोगों के लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। आप ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं करती जो कि बच्चों के लिए है, जो यहाँ पैदा हुए हैं और जिनको अपनी मौसीकी से प्यार है, लेकिन ज़बान वो अंग्रेज़ी की बोलते हैं। ज़बान नहीं वो बोलते, लेकिन संगीत समझते हैं। तो आप उनके लिए प्रोग्राम क्यों नहीं करती उनकी ज़बान में? एंड आई थॉट दैट वाज़ द बेस्ट थिंग डन, यू नो। तो हमने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेकंड जनरेशन को नए जो लोग आ रहे थे पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम का रुख कुछ ऐसा बदला कि वो एक टॉप 40 स्टेशन बन गया। तो हम तो उसके साथ-साथ चलते रहे। कम्युनिटी मैं ये समझती हूँ कि वापस 1984 में चली गई है और वापस उस ज़माने में चली गई है जबकि मारा-मारी और लोगों को नीचे धकेलना, ड्रग्स आजकल तो यहाँ पे शूटिंग बड़ी हो रही है। किसी भी एक्सटॉर्शन केसेस कि आप अगर हमें पैसे नहीं देते तो हम आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते वगैरह-वगैरह। तो ये सब कुछ यहाँ भी हो रहा है और मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम वही लोग हैं जो आज से 50 साल पहले यहाँ आए थे और हम चाहते थे कि हम वैसे रहें जैसे कि ये मुल्क है। हम इस मुल्क के बन के रहें कि हम अपने साथ अपना वो गंद भी उठा के ले आए हैं जिसको छोड़ के हम आए थे पीछे। दुःख होता है मुझे कि जिन चीज़ों दुरुस्त। को छोड़ के हम यहाँ आए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे दोबारा जन्म दे रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को दोबारा ला रहे हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए, आर वी डूइंग एनीथिंग बेटर फॉर देम कि हम उनके लिए एक ऐसी जगह छोड़ के जा रहे हैं जो कि पहले से कहीं ज़्यादा बदतर है, जहाँ से हम आए हैं उससे भी ज़्यादा बदतर है? आई डोंट नो। सुषमा जी, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एक हुँ। बहुत बड़ा अवार्ड है, जो कि मैं अपने सुनने वालों को ख़ास तौर पर बताना चाहती हूँ। अवार्ड्स तो आपके पास और बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि जब ये अवार्ड आपको मिला, तो कैसा लगा? इट वाज़ वेरी नाइस और 1992 में ये अवार्ड मुझे मिला और हम गवर्नमेंट हाउस गए। हमारी अम्मी हमारे साथ थीं, वो भी हमारे साथ गईं, हमारे लगते जिगर सुधीर हमारे साथ थे, मेरी बहन मेरे साथ थी। सो हम चारों लोग वहाँ गए और मैं सबसे जैसे-जैसे लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी थैंक यू सो मच, आई एम सो हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। तो जब हम वापस घर आ रहे थे, तो मेरी माँ मेरी तरफ देख के कहती हैं, "तुम इतनी बड़ी नहीं होगी हो कि इतनी हम्बल हो रही हो, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है।" आपने मुझे So I उनका just shut याद up, करा। didn't say anything. हाँ। You met my mother. You knew what sort of a जी, woman she was. मैं वही कहने लगी थी कि आंटी का आपने याद करा दिया। सुषमा जी उन लोगों में से हैं, जिनको मैं भी अपना गुरु मानती हूँ बिल्कुल, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसा कि पिछले दिनों मैंने सुषमा जी 2 और नाम हैं, जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जब मैंने पाकिस्तान में, जिन्होंने रेडियो में मुझे बोलना सिखाया। जी। एक नाम जास्मीन ताहिर, उनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ, हाँ, और दूसरा नाम उज़्मा गिलानी का। और हाँ, उज़्मा आई नो। गिलानी के लिए तो जहाँ पे मैंने उनसे पिछले दिनों इंटरव्यू किया, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। अच्छा, तो उनको मैंने कहा कि दुनिया जहान में मैं जहाँ भी गई हूँ, उस्मा आपा ही उनको मैं कहती हूँ। तो या उस्मा आपा लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि तू उस्मा गिलानी की बहन है? तो मैं उनको कहती थी मैंने उनसे बोलना सीखा। मतलब नाम की वजह से नहीं, बोलना सीखा उनसे, तो शायद मेरे लहज़े में कभी उनका वो असर आता होगा। उनसे तो मैं भी इसी मिल तरह चुकी मैं हूँ। अच्छा, उस्मा गिलानी से। हाँ, बड़ी अमेज़िंग वुमन। कभी सोचा था किसी दिन कि कभी इतनी शोहरत मिलेगी, इतनी इज़्ज़त मिलेगी, इतना सारा आप काम करेंगी, इतनी चीज़ें करती चली जाएँगी, एक के बाद एक, सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा था। आई थिंक आई थिंक आई आल्सो हैव इम्पोस्टर सिंड्रोम
कि मैं ये समझती हूँ जब कोई मेरे बारे में बात करता है, आई रिमेंबर मैंने जब डायना को हायर किया था, हमारी अच्छा। मार्केटिंग मैनेजर हुआ करती थी। डायना ने मुझे जब डायना बोलती थी हमारे बारे में, बात करती थी, हमारे स्टेशन के बारे में प्रेज़ेंटेशन करती थी, तो उसने एक बार बताया मुझे कि जब मैं आई थी यहाँ पे 1972 में, तो एक किताब छपती है, अब तो उसके जो बनाने वाले हैं उनका भी इंतकाल हो गया है। इट्स कॉल्ड दिस इज़ वैंकूवर। तो वैंकूवर की कहानी चक उनके राइटर थे। तो जिस जिस साल में मैं आई हूँ उसमें लिखा हुआ है 1972 बीबीसी ब्रॉडकास्टर सुषमा अराइव्ड इन वैंकूवर। कैन यू इमेजिन दैट? आई मीन आई नेवर इमेजिन्ड कि इस तरह की शोहरत, इस तरह का प्यार मुझे मिलेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, वो वो मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, उसके लिए मुझे आप शुक्रिया क्यों मेरा अदा कर रहे हैं? वो तो मेरा फ़र्ज़ है करना। तो इट्स समथिंग दैट आई एम सपोज्ड टू डू एंड आई एम डूइंग इट। तो उसके लिए तो मुझे कोई खिताब नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए तो कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। ये तो मेरा काम है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपने सबसे ज़्यादा अपना करियर कहाँ एन्जॉय किया, तो मैं उनको बताती हूँ कि रिमझिम मेरा वो बेस्ट पीरियड था जिसको मैंने इतना एन्जॉय किया कि जिस तरह मैं चाहती थी मैं करती थी। और कभी सुषमा जी ने मुझे इतनी आपने मुझे लिबर्टी दे रखी थी कि सारा दिन हम खबरें करते थे और मज़े-मज़े से पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोलते थे। मज़े-मज़े की खबरें ढूँढ के आप गपशप में आप और मैं कितनी मज़े-मज़े की खबरें ओह! पहले इट पढ़ वाज़ के सो डिस्कस मच करते फन। थे। सो वो इट आज भी वाज़ गपशप मैं कर रही थी, तो आज का प्रोग्राम मैंने बिल्कुल अलग अंदाज़ से किया। यहाँ पे अच्छा, शहरयार जो शायर हैं, उनके लगते जिगर यहाँ रहते हैं, फरीदून। अच्छा, और ओके। उनसे मेरी सुबह बात हो रही थी, तो किसी वो बहुत ही अलग तरीके से, अलग जगह अपनी ज़िंदगी में एक अलग मकाम पे हैं इस समय। तो बात करके मुझे थोड़ा दुःख हुआ कि इतने काबिल इंसान हैं, इनको इतनी मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं। तो वो सोचते-सोचते मैंने सोचा आज का प्रोग्राम किस तरह का करूँ? कोई गेस्ट नहीं था आज मेरे पास। तो मैंने फिर वो शहरयार साहब की कुछ शायरी पढ़ी, उनके कुछ गीत उमराव जान के प्ले किए। तो वो करके इसीलिए प्रोग्राम ज़रा जल्दी ख़त्म हो गया मेरा आज, तो आपसे जल्दी बात कर पाई मैं। तो इट वाज़ लवली शो। अकेली होती हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडियो में और कोई नहीं होता और अब भी हाँ, अकेली बिल्कुल, हूँ, वो मैं कोई नहीं देख है देख यहाँ सक पे। रही हूँ कि और बड़ी रौनक होती थी एक ज़माने में। हाँ, मुझे एकदम याद आया राज बब्बर से भी मेरी मुलाकात आप ही हाँ, के वहाँ पे दैट्स हुई थी, राइट, वो भी या आए थे वहाँ पर। दैट्स मुझे राइट। पता ये सारी चीज़ें याद हैं और कितने लोग पूजा बात्रा यस। पूजा पाठक या अब मुझे कितने नाम हैं जो याद हैं और ख़ास तौर से जब जो वो जब वो आया था शो आया था, उन दिनों मैंने आपके साथ काम शुरू कर दिया था। अ, ऑसम फोरसम हाँ, दैट्स जिसमें राइट। शाहरुख खान वग़ैरह आए थे सारे हाँ, दैट्स राइट। बड़े-बड़े लोग आए थे और यस, फिर शाहरुख के साथ बाकी लोग भी थे जी, और मेरा ख़्याल है काजोल भी थी उसमें जी, और अपनी जूही चावला। तो जी ये हाँ। सारे बड़े-बड़े नाम थे और मेरे बच्चे कहते थे कि हमें अगली सीटों में बैठ के देखना है और बहुत उस ज़माने में बहुत महँगे शोज़ होते थे। वो ₹100 रुपए की टिकट उस वक़्त होती थी, $100 डॉलर की टिकट दैट्स होती राइट। थी। ये यस। और बंदा सोचता था कि यार अच्छा चलो अब अगली सीट पे ब बच्चों ने बैठना है जाके तो क्या सूरत हो सकती है। सुषमा जी नौजवानों के लिए, यूथ के लिए कोई पैगाम दीजिए जो कि इस मीडिया में और आज के ज़माने में जबकि एक मीडिया बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए फ़ील्ड बन चुका है, बेशुमार इसकी जहतें और डिमेंशन्स बन चुकी हैं, तो उसमें आगे जाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत आई है? थिंक कि मतलब क्या होना चाहिए? ये जो मीडियम है, ब्रॉडकास्टिंग का जो मीडियम है, चाहे वो रेडियो हो या टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, ये अलग-अलग रूप लेके आगे बढ़ता चला जाएगा और रेडियो का भी अपना अलग रूप बन जाएगा। अब आप पॉडकास्ट कर रही हैं, ब्रॉडकास्टिंग ही कर रही हैं, तो जी, ये रेडियो का एक एक अलग शाख बन गई, उसकी एक अलग टहनी निकल आई। तो इस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ते चले जाएँगे। ज़रूरत होगी लोगों को कि जो सही जर्नलिज़्म है, जो सही बात है, उसको सुनने के लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए और वो बनती रहेगी और जो नौजवान लोग हैं, वो ही हमारी अगली पीढ़ी हैं, जो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारा एक तरह से धर्म है और हमारा रिलिजन है
और उसके साथ दुरुस्त। हम बेइंसाफ़ी नहीं कर सकते। तो वो याद रख के उसको आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। और जो बच्चे इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि आप बात करें। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर किसी को गाली भी देना चाहते हैं, आप दें, लेकिन उस गाली को देने का जो रीज़न है, वो आप समझाएँ और फिर उस इंसान की बात भी सुनें जिसको गाली दी है कि उस वो इस बारे में क्या कहना चाहता है। हाँ, उसकी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो दोनों सुषमा जी पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन होने चाहिए बिकॉज़ दोनों होने चाहिए, बिल्कुल। जो मैं सोच रही हूँ वो सही है, जो आप सोच रही हैं वो भी सही है, पर हम दोनों का नज़रिया तो अलग-अलग है ना। सुषमा जी, लेकिन आजकल मतलब जो आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, मतलब मुझे जो मीडिया में इतने चैनल्स खुल गए हैं और जो इतनी बहुत सारी चीज़ें और स्पेशली जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, तो उसमें जो एक क्रेडिबिलिटी का अंसर है, वो उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अब तो तो आगे-आगे ये देखिए और भी कुछ खराब होगा। मैंने पिछले दिनों सुना है कि एआई को इस्तेमाल करके ओह! चीज़ हाँ जी, लोगों की बिल्कुल। शक्लें उन पे आवाज़ को लेके वो सब कुछ बना के और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये सब कुछ होता जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ एक पैरेलल बात भी चलती रहेगी जो कि उसका खंडन कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ये एआई जनरेटेड है। तो हमें इंसानियत पे और इंसानों पे भरोसा रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं अ, मैं अपने आप को उनमें से गिनती हूँ, आपके तो नक्शे कदम पे चली हूँ, तो जिनको आज भी ये है कि मैं शायद रुक के, मैं वो जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, कि मैं शायद ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे उस तरह ना भागूँ। मैं हुँ, 2 घंटे शायद लेट कर दूँ, लेकिन राइट, मुझे ये पता हो कि ये बात ठीक है, दुरुस्त या है। ये अगर दुरुस्त है, तो वो 2 घंटे के बाद भी ठीक है। या तो लेकिन ये कह के कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि एक चीज़ ऐसी हो गई है और आपने सुनी-सुनाई आगे कर दी, तो वो नहीं, फिर बात बनती नहीं है, जब नहीं तक बनेगी उसमें कोई और बनेगी क्रेडिबिलिटी भी की नहीं, बात ना हो। जी, बनेगी भी नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बहुत पुराने ख़्यालात के अब अपने आप को समझने लग गई हूँ, क्योंकि जब मैं चीज़ें बनी हुई देखती हूँ मीडिया पे, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो सारा कुछ कर सकती हूँ। वो अलग बात है कि आइज़ा फ्रॉम टाइम टू टाइम जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, वो मुझसे कुछ ना कुछ कराती रहती हैं। वही जो मैंने आपसे कहा कि उस्मा आपा से जो मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उस दिन मैं कोई इंटरव्यू ही कर रही थी, तो मुझे आइज़ा ने कहा कि 1 मिनट के लिए आप नीचे जाओ अपने यार्ड में और इस इंटरव्यू के बारे में एक इंट्रो बना के मुझे भेज दो जल्दी से। तो और मज़े की बात है सुषमा जी, वो मैंने करके दिया, चलते हुए मैंने वो रिकॉर्डिंग की और मुझे वो याद आ गया, वो रोशनी प्रोग्राम जो हम करते थे। जी, आपने वो भी यूथ के लिए, उसी यूथ के लिए शुरू बिल्कुल, किया था, या जो कि वहाँ पे पले-बड़े हैं और जिनको इस्लाम के बारे में अंग्रेज़ी में समझाने की ज़रूरत थी। तो वो बिल्कुल। प्रोग्राम भी हम करते थे, तो वो मुझे याद है कि वो भी मैं चलते हुए करती थी और इसलिए एक दफ़ा उसकी वो ट्रैक वाली टेप जो थी वो नष्ट हो गई थी। जिसमें मैंने बार-बार आपसे कहती थी, "सुषमा जी दोबारा ले लें, सुषमा जी दोबारा ले लें" और वो टीवी के ऊपर चल रहा था सारे का सारा हिसाब-किताब। आई वो स्टिल रिमेंबर दैट। वो नवीन नवीन का बेचारा कसूर तो इतना आपने एडिट नहीं परेशान किया। था। तो ये दैट्स सारी राइट, चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन अगर हँसी-खुशी में चलें तो ठीक है। दैट्स राइट। और ऐसी गलती जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, जिसमें हम तो किसी आपको की एक जिसे कहना हँसी वाली चाहिए। बात बताऊँ? एक जी, बार रॉजर्स में जो यहाँ की कंपनी है टेलीविज़न कंपनी, उनके यहाँ पे जी। हड़ताल चल रही थी। तो हम अच्छा। प्रोग्राम रिकॉर्ड करके तो जाते थे। मुझे बर्नबी के एक स्टूडियो की चाबी मेरे पास थी। जब भी मैं वहाँ अच्छा, जाऊँ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकती थी। तो अच्छा। निम्मी आपको याद होंगी। या बिल्कुल, हाँ, निम्मी तो बाली। निम्मी बाली, निम्मी हमारी और हाँ, क्लासिकल टीचर, क्लासिकल बिल्कुल। डांस की टीचर जनाब। हाँ। उनकी बहन गुड्डी और निम्मी दोनों हमारे घर आई हुई थी और खाना-वाना खाने के बाद हमारी एक और भी दोस्त थी हमारे साथ फरीदा भयानी, जो कि हाँ, गुजराती हाँ। का प्रोग्राम करती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो याद है वो मुझे, फरीदा भी याद है। हाँ, तो तीनों हम लोग चारों तो कहती है कि गुड्डी कहती है मैंने देखना तू प्रोग्राम कैसे करती है। तो मैंने कहा श्योर चलो आओ स्टूडियो में चलते हैं। तो मैंने भी वहाँ से कोई चीज़ उठानी थी। दरवाज़ा वगैरह खोला तो कह रही नहीं लाइटें वगैरह सारी ऑन कर देखें हम इंटरव्यू रिकॉर्ड को कर सकते हैं मैंने कहा हाँ कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते तो हम सब लोग बैठ गए तो जैसे ही लाइट्स ऑन हुई और मैंने स्विचर को हाथ लगाया
तो वो लाइव हो गया। और हम बैठे हैं वहाँ आपको पे, पता नहीं चला? हमको आई डिडन्ट नो, क्योंकि हाँ, मैं वही पूछा हड़ताल कि चल उस रही वक़्त थी, आपको तो हाँ, अंदाज़ा नहीं हुआ हड़ताल कि चल रही लाइव हो थी, गया। तो जो सिग्नल था वो डायरेक्टली ऊपर चला गया, राइट? तो ये रात के 11 बजे का वक़्त होगा। तो गुड्डी बैठ के बात कर रही है कि सुषमा जब इंटरव्यू करती है तो इस तरह से इंटरव्यू करती है। तो उसने हर जितने भी लोगों को मैंने इंटरव्यू किया उनकी बातें की, कमल जी की बातें की, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ कहा। तो फिर एक वहाँ पे कोई दुकान, साड़ी की दुकान थी, उसकी लड़की जो थी उसको मैं काफ़ी इंटरव्यू करती थी, उससे इंटरव्यू किया, "क्यों यास्मीन कैसी है तू?" यास्मीन कहती है, "मैं तो मोटी हो गई हूँ।" तो इस तरह की बातें वो सारी रेडियो जा रही है एयर पे। तो वो इंटरव्यू ख़त्म करती है तो निम्मी बैठ जाती है, निम्मी इंटरव्यू करती है, वो उठती है तो फरीदा बैठ जाती है, फिर मैं तो सब कंट्रोल कर रही थी। तो फिर वो बंद करके तो हम उसको फिर दोबारा रिवाइंड करके देख रहे हैं, वो भी जा रहा है एयर पे। तो उसके बाद हमने बंद कर दिया। तो 1 घंटा हम इस तरह से मटर गश्ती करते रहे, 12 बजे ऑफ हो गया। तो अगले हफ्ते जब मैं दुकानों पे गई तो यास्मीन से ही बात हो रही थी। यास्मीन कहती है, "आपने कोई फ़नी प्रोग्राम शुरू किया किया है टेलीविज़न पे?" मैंने कहा, हाँ। "फ़नी प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम?" कहती है, "वो क्या वो बात कर रहे थे, कोई थी लड़की बैठी कह रही थी, यास्मीन से बात करती हूँ।" तो यास्मीन कहती है, तो जब मैंने उसका ये सुना तो मेरे तो होशो-हवास गायब। मैंने कहा कि अरे! ये क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं, वो हमने ट्रायल के लिए भेजा था, तो वो मंज़ूर नहीं हुआ प्रोग्राम, वो उन्होंने कहा बहुत गंदा है प्रोग्राम, सो उन्होंने कैंसल कर दिया। तो उसने कहा अच्छा, अच्छा। मैंने सोचा फिर दैट्स दोबारा अमेज़िंग। कभी 11 बजे आएगा तो देखूँगी। तो वो दैट फिर इज़ जाके मैं अमेज़िंग। टेप लेके आई। टेप लाके फिर मैंने वो रिकॉर्ड करके निम्मी को दी। मैंने कहा देख हमने क्या बकवास की है। तो निम्मी और जब ये सुनी गई, गई। हाँ, ओह माय गॉड! इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं कि लाइव चला जाए एयर पे। बिल्कुल, बिल्कुल सुषमा जी, वो बाज़-का-त बा काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि वो बंदा यू जस्ट वंडर एट टाइम्स जिसे आई नो, कहना चाहिए। यू बस जस्ट ये डोंट नो व्हाट टू बिल्कुल, डू, बिल्कुल कि धरती ज़मीन खुल जाए मैं गिर जाऊँ उसमें। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट तो ऐसा ही है। लेकिन वही बात है सुषमा जी कि सारी ज़िंदगी रेडियो और टीवी करने के बावजूद मैं एक बात कहा करती थी कि जिस दिन स्टूडियो में बैठ के जब लाल बत्ती रोशन होती थी वो कि अब स्टूडियो शुरू हो गया है। अगर मेरा हार्ट जो ना एक हार्ट बीट ज़रूर मिस होती थी। ओह! और मैं मेरे तो कहती थी कि हाँ, क्या, कि मेरे जिस दिन पोटे हो मिस ये जाते हैं बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली हाँ, कि जिस दिन ये मिस होना बंद हो जाएगी, उस दिन मुझे फिर काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना बिल्कुल, चाहिए। जिस दिन मेरे दिल बिल्कुल। की धड़कन मुझे हाँ, मेरे कानों में सुनाई ना दे, उस हाँ, दिन बिल्कुल। तो ये ब्रॉडकास्टिंग है बंद हो जाए। ब्रॉडकास्ट, असल ब्रॉडकास्ट ये है जो हुँ, मैंने मैंने भी सीखी जिसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। ना तो सुषमा जी के साथ मैं पूरी रात भी बैठ के बात कर सकती हूँ और पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ। वैसे ये यहाँ आती नहीं है, जो मेरा इनके साथ सबसे बड़ा गिला है, जो मैंने अब नाज़रीन के सामने किया है कि शायद इसी बात के ऊपर सुषमा जी आ सके यहाँ पर, तो बहुत अच्छा हो जाए। चलिए, इस वक़्त हम इस इंटरव्यू से मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहूँ सुषमा जी को कि अब हम बात ख़त्म करते हैं। लेकिन बियॉन्ड विद बहजत के साथ इस वक़्त आपने प्रोग्राम सुना और आज जो शख्सियत मेरे साथ सुषमा दत्त और एक बड़ा नाम रेडियो का, टेलीविज़न का और ख़ास तौर पर कनाडा में हमारी अपनी कम्युनिटी को जो कहना चाहिए जगाने के लिए, उनको इन्फ़ॉर्म करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए जो हिस्सा सुषमा जी का है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो सारी हैसियत और वो सारा रुतबा जो सुषमा जी ने ये सारे काम करके दिया। सुषमा जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक़्त निकाला। आप अभी अपना प्रोग्राम कर रही थीं, वहाँ से उठ के सीधे आप आके हमारे साथ प्रोग्राम करने लग गईं। बहुत-बहुत शुक्रिया।